चलिए आज श्री गणेश करते हैं। वीडियो क्लास का 2-3 दिन से लंबा छुट्टी था और कुछ काम के कारण फुर्सत नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो फुर्सत मिला है तो क्लास 10th का जो है साइंस का पहला वीडियो पहले चैप्टर केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्लासरूम की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए और शुरू करते हैं पहला अभ्यास कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये अध्याय है और इसको शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हम जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक जो है समीकरण क्या होते हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमारे भौतिक युग में जो इंटायर भौतिक युग है पूरा, यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के रिएक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। कोई भी रिएक्शन देख लीजिए, जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं और चाय मिल जाता है, तो चाय का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे आपने पानी रखा, उसमें थोड़ा दूध डाला, चाय पत्ती यूज की और उसमें चीनी डाला और कुछ समय बाद आप एक जो है चाय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत मिलता है। तो दैनिक जीवन में ऐसी तमाम घटनाएं हैं, जैसे दूध से दही का जमना, जो है शरबत बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। हजारों अभिक्रियाएं हम प्रतिदिन देखते हैं और वही आज यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नामक चैप्टर में। तो पहला चैप्टर हमारा ये है। चलिए अगर हम इसके रासायनिक अभिक्रिया की बात करें दो शब्दों में, तो ऐसे परिवर्तन, ध्यान से सुनिए और इसको लिख ले तो बेटर है। वैसे तो साइड में आपके जो है चल रहा होगा, जो है पीडीएफ मैंने आपको दिया भी है। टेलीग्राम ऐप पर आप जा कर के जो है अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे सभी बुक्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड कीजिए। जो नहीं समझ में आता है बताइए। चलिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या हमने बताया? तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नए गुण वाले पदार्थ बन जाए। पहले गुण था चीनी का अलग मिठास था, पानी का अलग था, चाय पत्ती का अलग गुण था, दूध का अलग गुण था, और जब ये मिल गए तो एक नया पदार्थ बन गया जिसका नाम क्या है? चाय कहते हैं। अब इस चाय का नया गुण अलग होगा बाकी सभी से, सबके गुण को मिला करके ये बना हुआ है। तो ये कॉम्बिनेट हो गया है एक में, और इन कॉम्बिनेशन का जो स्वाद होगा वो अलग होगा, उनका गुण जो होगा वो अलग होगा। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण जो हैं अलग होंगे पुराने वाले से। आगे चलते हैं। चलिए दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या उदाहरण है। तो कुछ उदाहरणों में मैंने जैसे कि बताया आपको, दूध से दही का बनना। अब दूध से जब हम दही बनाते हैं, दूध आपको पर्टिकुलर मिलता है और उसमें जोरन डाल करके कुछ समय के लिए जो है रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फिर दही में फॉर्म हो जाता है। तो किसके अंतर्गत आया? तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, आपको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऊर्जा की पूर्ति भोजन से होती है। और जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो तमाम प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में जो है एनर्जी फॉर्म होती है। वो एनर्जी हमारे सेल को मिलता है और हमारा सेल क्या करता है? वर्क करने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। सांस आप लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, आपको मालूम होगा कि सांस भी एक तरह का ऊर्जा ही है, ऊर्जा फॉर्म करता है। कैसे? जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन ग्लूकोज के रूप में रहता है
अब ये ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी में फॉर्म नहीं होता है। जब ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के पास जाता है, फिल्टर होके कोशिकाओं के पास जाता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और उसके बाद जो है एटीपी का निर्माण होता है और वही ऊर्जा होती है शरीर के लिए। तो ये भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ और ये भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आएगा। तो ये सभी चीजें जो हैं जो आप भौतिक जीवन में देखते हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, जानने का कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रेक्षण होता है, प्रेक्षण का अर्थ होता है देखना, समझना, मतलब क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो पहला क्या चीज होगा, तो पहला होगा अवस्था में परिवर्तन। फर्स्ट, अगर वो किसी अन्य अवस्था में है तो वो चेंज होके दूसरी अवस्था में आ जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसका अवस्था परिवर्तित होगा। जैसे कि यहाँ पे दूध है, तो दूध रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या हो जाएगा, दही में बदला। तो उसका अवस्था क्या था, पहले इसका अवस्था द्रव अवस्था था, अब इसका ठोस अवस्था हो गया। पहले लिक्विड, अब सॉलिड। ठीक है, आगे चलते हैं। रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन, कई बार तो रंग में परिवर्तन होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, कई बार माइनर सा होता है जो पहचान में नहीं आता है। अब दूध से दही में, तो ये भी माइनर सा जो है फर्क है, कलर परिवर्तित होते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो रंग में भी परिवर्तन होता है। दूसरा, तीसरा की बात करें तो ताप में परिवर्तन, पहले टेम्परेचर कुछ और बाद में टेम्परेचर कुछ और। तो ये तीसरा कारण होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में। ठीक है, ताप में परिवर्तन हो जाता है और साथ ही साथ गैसों का भी कभी कभार उत्सर्जन हो जाता है, यानी कई रासायनिक क्रियाओं में गैस भी निकलते हैं। तो कुल 4 आपको बताया मैंने टॉपिक। अवस्था में परिवर्तन जो है, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ये 4 चीजें एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होती है। तो हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण कैसे करें। परीक्षण यानी उनको देखना, जानना, समझना। तो जब ये चीजें आपको कहीं भी मिल जाती है तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वर्ग बने हुए हैं, राइट, LHS और RHS। LHS को देखिए और RHS को देखिए। तो LHS आपका क्या है, LHS आपका जो है अभिकारक है, LHS आपका अभिकारक है और RHS आपका क्या है, उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक में क्या क्या चीजें हैं, तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराई जा रही है। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए अभिकारक। और उत्पाद क्या है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, उत्पाद है। बीच में आप तीर का निशान देख रहे होंगे, ये तीर उत्पाद को प्रदर्शित करता है कि ये उत्पाद बना है। और तीर के इस साइड में क्या होता है, तो इस साइड में होता है आपका अभिकारक। ये बात ध्यान में रखना है। आप उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं उस साइड में Zn, जिंक का जो है सूत्र होता है, रासायनिक संकेत होता है Zn। और वहीं सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, तो H2SO4। तो Zn प्लस H2SO4 क्या है, आपका अभिकारक है। इन दोनों में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4 और प्लस H2। तो ZnSO4 क्या है, तो आपका जिंक सल्फेट है और जो H2 क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से उत्पाद और अभिकारक को हम समझ लिए कि उत्पाद किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए जान लेते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया
के जो है समीकरण को प्रस्तुत करने के लिए, निरूपित करने के लिए दो चीज़ें तो सबसे ज़रूरी होती हैं। पहली तो सबसे ज़रूरी अभिकारक, दो कोई भी अभिकारक जो आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करें। अब ये अभिकारक क्या, तो तत्व और यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इनके साथ साथ जो है तत्वों का प्रतीक होना जरूरी है, यानी संकेत। जैसे कि कार्बन का संकेत C होता है, तो संकेत यहाँ पे होने जरूरी हैं, क्योंकि इनके नाम बड़े बड़े होंगे और नाम लिख करके हम अगर रासायनिक समीकरणों को प्रदर्शित करते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, और संकेत सुविधाजनक होते हैं और आसानी से याद होने वाले होते हैं, तो इसीलिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो है उनके रासायनिक सूत्र अगर हमें मिल जाते हैं, तत्व अगर है तो उसका संकेत मिल जाए, और यदि यौगिक है तो उनका रासायनिक सूत्र मिल जाए, तो हम इनको मेंशन करते हैं, रख देते हैं, और इनसे उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है दो चीज़ें, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक आपस में होंगे तो उत्पाद का निर्माण तो होना ही होना है, तो अभिकारक ही मुख्य होता है। अब इन अभिकारकों में या तो तत्व या तो यौगिक हो सकते हैं जो आपस में क्रिया करें। तब क्या होगा, तो इनके रासायनिक संकेत होने जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से हम उनको व्यक्त कर पाएंगे, अन्यथा व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऑलमोस्ट जो है तत्वों के संकेत या यौगिकों के रासायनिक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके सहायता से हम रासायनिक समीकरणों को फॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जब हम एक रासायनिक अभिक्रिया को फॉर्म करते हैं तो कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, जिसमें कभी कभी ताप बढ़ता है, घटता है, दाब बढ़ता है, घटता है, उत्प्रेरक क्रिया होती है, नहीं भी होती है, तो इनको भी प्रदर्शित करना पड़ता है। तो इनके लिए भी तीर के निशान का प्रयोग हम करते हैं। कई जगह डेल्टा का भी ताप के कारण प्रयोग होता है। डेल्टा एक त्रिभुज के आकार का होता है और इसे डेल्टा कहते हैं, और ये ताप के लिए प्रयोग होता है। तो कई जगह तीरों का भी प्रयोग किया जाता है, जो है ताप, दाब और उत्प्रेरक क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए। जब हम एक रासायनिक अभिक्रिया फॉर्म कर लेते हैं तो अभिकारक और उत्पाद हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, अभिकारक रहेगा तभी उत्पाद आएगा। जब अभिकारक और उत्पाद आ जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है इन्हें संतुलित करना, यानी कि जितना जो है अणु भार जो आपके अभिकारक का है उतना ही अणु भार आपके उत्पाद का भी होना जरूरी है। तो इसे ही जब हम बराबर करते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, और यदि ये बराबर नहीं होते हैं तो इन्हें असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इन्हें संतुलित करना आवश्यक होता है ताकि हम इन्हें स्टडी कर पाए। अब कैसे करते हैं संतुलित, आइए देखते हैं। टॉपिक लेते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इसमें सबसे पहले आ जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब यह द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है, आपको मालूम होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत जो है रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही द्रव्यमान घटता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही द्रव्यमान घटता है, सेम रहता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और इसी के अंतर्गत अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका कुल मतलब ये होता है कि जब भी हम एक रासायनिक क्रिया कराते हैं तो न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न तो द्रव्यमान नष्ट होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत आता है।
आगे चलते हैं। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किन किन चरणों का पालन करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब अभिकारक के और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, इसी को संतुलन कहते हैं। अगर अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु समान हैं तो संतुलित समीकरण है। अगर इनके परमाणु असमान हैं तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, और जो असंतुलित होते हैं उन्हें संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अगले वीडियो क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए और फीडबैक दीजिए कि क्या ये आपके समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो कंटिन्यू किया जाए, और यदि नहीं आ रहा है तो स्टॉप किया जाए। तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जा कर के कि कंटिन्यू किया जाए या रोक दिया जाए। और जो है टेलीग्राम पे आप चैनल पे जुड़ जाइए, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और जा कर के चैनल से जुड़िए। और जुड़ने के पश्चात जो है वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए, लगे रहिए। और हाँ, ये वीडियो देखिए। यदि समझ में आए, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू किया जाए, कंटिन्यू लिखिए, और नहीं तो रोक दिया जाए वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही।